अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 21। वंस अगेन हम आप लोग के लिए आज शो लाए। मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया कराची से। अमान, आज आप कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और हम हाँ बिल्कुल आज हमने ज्वाइन किया है एपिसोड के ऊपर बात करने के लिए। पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेगी और इंडिया इंग्लैंड के ऊपर भी बात करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आप सबको पता है, एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीरीज अभी खत्म हुई है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसने टी20 से अपना स्टार्ट लिया था। वन साइडेड टी20 सीरीज इंग्लैंड ने मार दी इंडिया को। फिर वनडे सीरीज में हमें लगा कि अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने अपना कमबैक किया। बट पहला मैच जीतने के बाद इंडियन टीम बिल्कुल फ्लैट हो गई, और फाइनल मैच में भी हाई स्कोरिंग मैच था, बट वंस अगेन इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से और अपने पहले टॉपिक पे आएंगे अमान। जिस तरह ये पहला मैच हुआ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे, एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच, तो इस पे आपकी क्या ओपनिंग थॉट्स हैं इस पे? बिल्कुल, मेरे थॉट्स में यही है कि जिस तरीके से, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंग्लैंड ने जिस तरीके से बैटिंग करी, बेन डकेट की फिनोमिनल 141, और साथ में उनका जेकब ब्रेडल ने भी साथ दिया। और जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, आई गेस कोई वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप्स ऑफ इंग्लैंड टीम की ओपनिंग की ये थी इन ओडीआई क्रिकेट। अराउंड आई थिंक दो 200 नहीं, 190 80 के करीब पार्टनरशिप थी इनकी। मैं सेकंड देख लूं। और हाँ, 192 के ऊपर पहली विकेट गिरी थी इंग्लैंड की। तो जिस तरीके से दोनों ओपनर्स ने बैटिंग करी, और मेरा इस पे यही एक ओपिनियन था कि क्योंकि आज इत्तेफाकन इंडियन टीम में बुमराह नहीं थे, तो उनको ऊपर से कोई विकेट ना मिल सकती। और इस तरीके से इंडियन बॉलिंग लाइन को, लाइक कहते पियर्स किया था दोनों ओपनर थे, वो बिल्कुल फिनोमिनल था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक ये जो सबसे पहले मैं पिच पे आना चाहूंगा, क्योंकि लॉर्ड्स में हम जनरली देखते हैं अच्छा बैलेंस्ड कंपटीशन देखने को मिलता है बिटवीन बैट एंड बॉल। पेसर्स के लिए भी यहाँ पे स्विंग होती है, मूवमेंट होती है, और बैटर्स अगर अपने आप को अप्लाई करें तो वो रन्स करते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं अनट्रेडिशनल पिच थी लॉर्ड्स की, जिसपे बिल्कुल फ्लैट पिच थी ये। इस पे कोई ना ग्रीन ग्रास थी, बिल्कुल एक फ्लैट रॉन थी। और वंस अगेन क्रेडिट बनता है इंग्लैंड के ओपनर्स को, जिस तरह जेकब बेथेल 91 किया, उन्होंने 93 पे अनलकी हो गए, विकेट विकेट उन्होंने दे दी अपनी। बट बेन डकेट जिनकी हम बात करें, ये वनडे क्रिकेट के अंदर बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। टेस्ट में थोड़ा ये स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 6-8 महीने में, टी20 पे इनको इतना मौका नहीं मिलता, बट वनडे इनका मुझे लगता है बेस्ट फॉर्मेट है। और ये बहुत जबरदस्त इनिंग थी इनकी, 141 और 135 बॉल्स, 18 चौके एक छक्का, तो इनको बहुत क्रेडिट देना पड़ता है। और जो रूट, मतलब जो रूट की अगर मैं बात करूं इस सीरीज में, आई थिंक ये अनबीटर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में 99 नॉट आउट किया, और आज तो आप कह सकते हैं जो रूट अपने टी20 मोड में थे, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की 74 और 48, 154 का स्ट्राइक रेट। तो और उसमें एक देखने वाली बात है कि एक भी छक्का नहीं मारा है जो रूट ने, सिर्फ 9 चौके मारे हैं। जिसका मतलब 36 रन उन्होंने बाउंड्री से किए हैं। बाकी के जो कि आप कह लें 38 रन है, वो सिंगल डबल करके आए हैं, और स्टिल इसके बावजूद 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, तो बहुत तारीफ के अलावा कुछ इसमें बनता नहीं है। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है कि जिस तरीके की फॉर्म में जो रूट इस वक्त है इंग्लैंड के लिए, तो ये काफी काफी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि क्योंकि मैं कहता हूँ जो रूट अकेले काफी टाइम से इंग्लैंड टीम के ओडीआई टीम को लेके चल रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, आई गेस उनकी लास्ट 9 इनिंग्स के अंदर कोई साढ़े 50+ स्कोर, और लास्ट तीन, आई गेस तीन पिछली लास्ट 5 इनिंग्स में वो नॉट आउट रहे हैं। तो जो कि आई गेस उन्होंने रिकॉर्ड भी बना लिया, मोस्ट रन बिना आउट हुए, और अभी तक वो नॉट आउट है। तो जिस तरीके से जो उनकी फॉर्म लगी है, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने 74 रन किए, तकरीबन 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के ऊपर, और सिर्फ 9 चौके मारे उसमें, यानी उनकी स्ट्राइक रोटेशन इतनी फिनोमिनल थी कि उन्होंने बिना कोई छक्के वक्के मारे, बिना ज्यादा बाउंड्री स्कोर किए, अपने सिंगल डबल कर करके ही इतना अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं जॉस बटलर की, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ इंग्लैंड टीम को चेताने में जॉस बटलर का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो नॉक उन्होंने वो नीचे से आके खेल दी 13 बॉलों में 41 रन, मतलब उस नॉक ने सारा गेम बदल दिया। अगर आप इंडियन टीम की बैटिंग देखिए, इंडिया से 27 रन से मैच हारा है, वो इतना बड़ा मार्जिन नहीं था। और अगर हम देखते तो वही रन थे जो कि एंड में आके जॉस बटलर ने बहुत बिल्कुल तेजी से स्कोर किए थे। बिल्कुल, ये आप कहते हैं ना, एक इम्पैक्ट इनिंग्स जिसे कहते हैं, ये इम्पैक्ट इनिंग्स थी। मैं कहता हूँ इम्पैक्ट इनिंग्स से भी ज्यादा थी, क्योंकि इम्पैक्ट इनिंग आप जब सोचते हैं अपने दिमाग में, तो आप
कहते हैं 10 बॉलों पे 25 हो गए, 15 बॉलों पे 30 हो गए, ये 13 बॉलों पे 41 तो है, कहते हैं ना एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब 315 का हाँ स्ट्राइक रेट है। और बहुत धुनाई की, मतलब आप कह सकते हैं ये पुराना जॉस बटलर जो 2018-19 अपने प्राइम पे जब थे जॉस बटलर, तो वो इस तरह खेलते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने जॉस बटलर को उनकी खोई हुई फॉर्म वापस की है पिछले 1-2 हफ्ते में, जिस तरह जॉस बटलर ने रन्स किए हैं और बहुत रन्स किए हैं। तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है और इंग्लैंड के लिए भी बड़ा जबरदस्त साइन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जॉस बटलर ने जिस तरीके से बैटिंग करी वो फिनोमिनल था। लेकिन मैं खाली एक बात करूंगा जो कि हमारे कैप्टन हैरी ब्रूक के ऊपर है कि हैरी ब्रूक का इशू ये चल रहा है कि ट्वेंटी में तो उन्होंने काफी अच्छी फॉर्म मेंटेन की थी, लेकिन उस फॉर्म को वो ओडीआई सीरीज में कंटिन्यू नहीं रख पाए। पहले दो मैच में भी वो कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया और इस मैच में भी सिर्फ 12 रन बना के आउट हो गए। तो हैरी ब्रूक की कैप्टनसी पे तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कैप्टनसी तो खैर वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। उनकी बैटिंग पे थोड़े बहुत सवाल है क्योंकि इन तीनों मैचेस के अंदर उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। और हालांकि उनकी फॉर्म थी, उन्होंने T20 सीरीज के अंदर बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई हमें। लास्ट मैच में उन्होंने 80 पे कुछ समथिंग रन भी किए थे, 90 समथिंग रन। तो मेरे हिसाब से तो उनको इस सीरीज में एक आधा 100 मारना चाहिए था, लेकिन नहीं मारा। तो हमारा ये है कि अब वो आगे जाके अगली सीरीज में कुछ ना कुछ अच्छा करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हैरी ब्रूक देखिए, मुझे लगता है कभी-कभी हो जाता है, आप मतलब कभी होता है ना कि आप अच्छे फॉर्म में भी होते हैं, तो आपसे रन्स नहीं होते। तो मुझे लगता है ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हैरी ब्रूक रन्स करते आ रहे हैं। अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में रन्स किए, T20 सीरीज में रन किए, तो मुझे लगता है ये सीरीज में उनका शायद कहते हैं ना उनका वक़्त नहीं चल रहा था। तो आई एम श्योर कि वो आने वाले जो मैचेज़ हैं, 100 लीग है या जो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, उसमें वो वापस से आपको रन्स करते हुए दिखेंगे। इंडिया की बॉलिंग पे अगर मैं आऊँ तो अमान मतलब बहुत मिज़रेबल। हमने अर्लियर भी बात की अपने शोज में कि ये जो बिल्कुल। इंडिया का इस वक्त करंट बॉलिंग अटैक है, वन ऑफ देयर मोस्ट वर्स्ट बॉलिंग अटैक है इनकी क्रिकेट की हिस्ट्री का। क्योंकि इसमें अगर आप बुमराह को नहीं खिलाते, तो ये बिल्कुल एक कहते हैं ना एक फर्स्ट क्लास लेवल की टीम लग रही है, जिसमें ठीक है अर्शदीप सिंह है, इसमें अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने थोड़ी पिटाई हो गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने आप कह सकते हैं एवरेज परफॉर्मेंस दी, 2 विकेटें ली, 69 रन। लेकिन उसके अलावा तो आप देख सकते हैं बहुत पिटाई हुई है। प्रिंस यादव को इंडिया कोशिश कर रहा है खिलाने की, 10 ओवर 79 रन 1 विकेट। और गुरनूर बराड़, जिनकी मैंने भी थोड़ी तारीफ की थी शुरू में जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू में थे, बट यहाँ पे वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। क्योंकि इंग्लैंड आपको पता है एक डिफरेंट ऑपोजिशन है, उनके बैटर्स, उनकी एक स्टाइल ऑफ प्ले बड़ा एग्रेसिव है। तो यहाँ पे गुरनूर बराड़ बिल्कुल एक्सपोज हो गए। ऑलमोस्ट 10 रन ओवर उनकी पिटाई हुई है। तो हमारे इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि देखिए मैं तो कब से चीख रहा हूँ कि ये इंडियन टीम की स्पेशली ओडीआई बॉलिंग अटैक ये बहुत ज्यादा वीक बॉलिंग अटैक है। मतलब अगर इंडियन टीम अगर गौतम गंभीर इस प्लान में है कि वो इस ओडीआई बॉलिंग अटैक के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में जाएगी, तो हम सॉरी से उन कंडीशंस के अंदर तो मेरे हिसाब से इन बॉलर्स को बुरी तरीके से ये एक्सपोज होगी। और इंडियन टीम की क्योंकि देखिए आज भी जो मैच हार रही है इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की वजह से हारी है। इनको आखिरी के 5 ओवर में 82 रन पड़े थे। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस जिस तरीके का आज जिस तरीके का हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह के ना होने से आज इंडियन टीम के टॉप और इंडियन टीम की पावर प्ले बॉलिंग कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट रही है कि मतलब वो ऊपर से कोई विकेट नहीं ले पाए कि पहली विकेट भी जाके उनको 192 रन पड़ने के बाद मिली, वो भी जयकर बैठर की अपनी गलती की वजह से। तो उन्हें हाफ हार्टेड शॉट मार दिया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल बाउंड्री रोड पे कैच आउट हो गया, वरना उसमें भी कोई खास की बहुत अच्छी बॉल नहीं थी। तो जसप्रीत बुमराह का ना होना इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बॉलिंग लाइनअप कितना ज्यादा वीक है उनके बिना। और क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जसप्रीत बुमराह की इंजरी की इशूज है, तो वो हर मैच में इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इंडियन टीम के बाकी बॉलर्स को थोड़ा थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल ये लोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर है, मतलब दुनिया की किसी भी टीम में वो वॉक इन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो इंडिया टीम की जो डिपेंडेंसी है उन पे वो बहुत ज्यादा है। आप इस तरह इतने बॉल एक बॉलर पे नहीं रिलाई कर एग्जैक्टली। सकते। और अगर मैं
बुमराह के अलावा देखूं तो मुझे लगता है इंडिया की जो डिवाइड बॉल टीम है उसमें जो सबसे सेकंड मोस्ट लीथल वेपन है वो है कुलदीप यादव। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहा है। ठीक है, T20 के अंदर उनकी पिटाई हो जाती है, लेकिन वनडे के अंदर वो बेस्ट बॉलर है, मतलब बाय फार इंडिया बेस्ट बॉलर। अब वो अक्षर पटेल को अपना मेन स्पिनर बना रहे हैं। अक्षर पटेल देखिए, अगर मैं आप अक्षर पटेल की बात करूं तो वो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर है, हैंडी क्रिकेटर है, बट ही इज नॉट एन अटैकिंग ऑप्शन। वो कोई अटैकिंग बॉलर नहीं है। वो अच्छी बॉलिंग करते हैं विकेट टू विकेट, मतलब बड़ी टाइडी बॉलिंग वो करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे बॉलर नहीं है जो आपको ऑन अ बैलेंस विकेट या ऑन अ फ्लैट पिच आपको 3-4 विकेट लेके देंगे। वो आपको कंटेन करके दे देंगे, मतलब 5-6 की इकोनॉमी से, लेकिन वो विकेट्स ही लेंगे। और अगर आपको जीतना है कोई वनडे क्रिकेट के अंदर बड़ी टीम से अगेंस्ट, तो आपको विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए। बेशक वो विकेट टेकिंग बॉलर आपके 70 रन भी दे दे या इवन 80 रन भी दे दे, लेकिन अगर वो 3-4 विकेट ले रहा है, ये ज्यादा वैल्यूबल है कंपेयर टू अगर कोई ऐसा बॉलर जो कोई विकेट नहीं ले रहा वो 50-60 रन दे रहा है। तो मुझे लगता है कुलदीप यादव का भी ना होना इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया की बॉलिंग में। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कुलदीप यादव का ना होना, मैं खुद ये बात से एग्री करता हूँ कि इंडियन टीम समझते बाहर है कि इंडियन टीम की व्हाइट बॉल साइड से कुलदीप यादव को बाहर क्यों किया गया। लाइक वो तो इतने लीथल वेपन थे इंडियन टीम की, कहता हूँ स्पिन बॉलिंग के अंदर स्पेशली। हमारे टीम से वो जब आते थे हम उनके आगे लेट जाया करते थे, ये बात हमने देखी है। और T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडियन टीम ने कुलदीप यादव को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच में खिलाया था। और वर्ल्ड कप के बाद से इंडियन टीम ने कुलदीप यादव को अपने बिल्कुल व्हाइट बॉल स्क्वाड से बाहर निकाल दिया है। तो ये अच्छा, बात एक समझ से एक बाहर है मैं कि एक मैं आपको बात करना स्पेशली टी चाहूंगा। ट्वेंटी जी, एक मैं बात करना चाहूंगा। मैं पर्सनली समझ रहा था कि कुलदीप यादव इस वक्त इंजर्ड है या अनअवेलेबल है। मैंने अभी चेक किया, वो इस वक्त इंडिया के वनडे स्क्वाड का पार्ट थे। तो वो मतलब टीम के साथ थे, 15-16 के ग्रुप का हिस्सा थे और फिर भी नहीं खेल रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब एक शॉकिंग बात है, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि शायद कुलदीप यादव अनफिट है या वो इस सीरीज के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके होने के बावजूद उनका ना खेलना, ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। क्योंकि देखिए, कुलदीप यादव की आपने बात की, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, वो तो उनका है। लेकिन अगर आपको याद हो 2018 में उन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, सॉरी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी कोई 6 विकेटें ली थी मैनचेस्टर के ग्राउंड में, पहले वनडे में, जिसपे मतलब उन्होंने अपनी वेरिएशन से ही इंग्लैंड टीम को उड़ा दिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया कुलदीप यादव जैसे बॉलर को, जिस वक्त 31 ईयर ओल्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई यंगस्टर है वो, अपने मतलब 31 इज यूजली अ प्राइम एज फॉर अ स्पिनर। तो इस उम्र में उनको बाहर बैठाना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और ये वंस अगेन क्वेश्चन मार्क्स रेस करता है गौतम गंभीर पे और उनकी स्ट्रेटेजी पे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही पॉइंट कर रहे हैं कि इंडियन टीम बिना वजह में कुलदीप यादव को बाहर बिठा के रखा हुआ है। एक बॉलर जो कि इतना इतना अच्छा बॉलर है और उसको आपने अवेलेबल होने के बावजूद भी बिना वजह में बाहर बिठा के रखा हुआ है, बेंच किया हुआ है। लाइक ये बात समझ से बाहर है। और उसके ऊपर आप खिला किसे रहे हो, आप उसी ऑलराउंडर के फॉर्मूला पे जा रहे हो कि अक्षय पटेल स्पिनर ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर स्पिनिंग ऑलराउंडर है। वही ऑलराउंडर वाली सोच के ऊपर आप जा रहे हो और एक फुल टाइम प्रॉपर स्पिनर को नहीं खिला रहे, क्योंकि अब हमें ये चीज सामने आ रही है कि इंडियन बॉलिंग एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के ना होने की वजह से कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और कितना ज्यादा बोल बॉलर्स जाते हैं टाइम एक्सपेंसिव। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मुझे लगता है अगर इंडिया को 2027 के वर्ल्ड कप में कुछ इम्पैक्ट डालना है, तो उनको अपने मैच विनिंग बॉलर्स को वापस लाना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त चल रहा है इंडियन टीम के साथ, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं कि यार उनके जो न्यू लॉट है वो कुछ शायद काबिल हो सके या कुछ अच्छा कर सके। बट सो फार जो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है वो यही है कि ये लोग इस वक्त काबिल बिल्कुल नहीं है कि ये किसी बड़ी ऑपोजिशन के खिलाफ, वो भी अवे फ्रॉम इंडिया, को अच्छा कर सकेंगे। तो मुझे लगता है इंडिया के लिए बेस्ट यही होगा कि वो इस वक्त सेफ्टी अप्रोच पे जाएं और अपने बेस्ट बॉलर्स या अपने बेस्ट अवेलेबल लॉट को वापस लाने की कोशिश करें। बुमराह तो देखिए ऑब्वियसली होंगे, हार्दिक पांड्या भी वापस आएंगे और कुलदीप यादव भी कहीं ना कहीं वापस आ ही जाएंगे। जिन लोगों की इस वक्त बात चल रही है सोशल मीडिया पे और एक्स क्रिकेटर के डिस्कशन में, वो ये है कि मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, इन दो बॉलर्स को वापस लाने की बातें चल रही है अमान। तो आप क्या इस चीज के फेवर में हैं, या आपको लगता है कि इनका वक्त हो गया है और इंडिया को इन्हीं करंट बॉलर्स के साथ, या बहुत हुआ तो मोहम्मद सिराज को डक कर लेना चाहिए और उनपे वर्ल्ड कप का दाव खेल जाना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट देखिए, मैंने पढ़ा जहां तक तीन बॉलर्स की बात चल रही है। वो जी। तीन है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार। जी बिल्कुल। ये मैं बोलूंगा इन तीन बॉलर्स में से
मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का तो समझ में आ रही है क्योंकि वनडे के अंदर उन उन बॉलर्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और स्पेशली मोहम्मद सिराज तो सीना कंडीशन में काफी अच्छे बॉलर साबित आते हैं। और मोहम्मद शमी भी मेरे अकॉर्डिंग जो उनकी लाइन लेंथ है बहुत ही हैंडी बॉलर है क्योंकि इंडियन टीम को अब चाहिए कि उनको वो सीनियर बॉलर के एक्सपीरियंस की नीड है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का होगा, इन दो प्लेयर्स को तो इंडियन टीम को अपनी ओडीआई साइड में बिल्कुल होना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार की जहाँ तक बात करी तो भुवनेश्वर कुमार मेरे मुताबिक अब वो ओडीआई में इतने हैंडी नहीं आएगी क्योंकि डेथ में उनके थोड़े बहुत मसले हैं और उनका पेस भी अब वो वाला पुराना पेस नहीं रहा है। तो अगर तो इंडिया उनको करेगा तो आई थिंक T20 में कर सकता है। लेकिन लेकिन ऑन द अगर हम वनडे की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये दो नाम मेरे सामने आते हैं कि इन दोनों को वनडे स्क्वाड में होना चाहिए। नहीं देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है शमी और सिराज का एक्सपीरियंस बहुत है। और देखिए शमी की अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो कोई उनका कहते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट नहीं बनता था कि उनको बाहर किया जाए। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें तो वो लीडिंग विकेट टेकर थे। जिस एग्जैक्टली। तरह उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की थी पूरे टूर्नामेंट में, और फिर जिस तरह उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लाया गया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जसप्रीत बुमराह, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था और इंडिया को टाइटल जिताया था। तो एक ऐसा बॉलर जिसकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप रही है, वो भी आईसीसी इवेंट में, उसको सिर्फ इस रीजन में बाहर कर देना कि क्योंकि उसकी एज हो गई है या इंडिया टीम को आगे बढ़ना है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है मुझे लगता है। आई थिंक अगर एक प्लेयर है, वो फिट है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो आपको मैच जिता रहा है, तो एज का उसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वंस अगेन मैं इसका ब्लेम भी देना चाहूंगा गौतम गंभीर को और उनकी मैनेजमेंट को, क्योंकि वो इस माइंडसेट से वो पता नहीं क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम अपनी अपने लोगों को ला रहे हैं, अपनी टीम को ला रहे हैं। क्योंकि देखिए उनके जितने भी लोग लाए गए हैं, मतलब हर्षित राणा की आप बात कर लें, ये प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, यादव हो गए, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने अब तक किसी ने अपनी जगह को पक्का नहीं किया टीम में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर इंडियन टीम को कुछ अच्छा करना है अगले वर्ल्ड कप में, तो वापस एक्सपीरियंस लोगों पे जाएं और अपना बेस्ट शॉट को उनका यही बेस्ट शॉट लगता है मुझे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग हम आगे मूव करते, काफी आगे देर बढ़ते बात हैं। कर ली इस जी टॉपिक बिल्कुल पे हमने। आगे बढ़ रहे थे। सो इसी मैच में हम थोड़ा बात करेंगे। तो जब चेस स्टार्ट हुई अमान, तो मुझे पर्सनली लग रहा था कि इंडिया शायद अच्छा करेगा, क्योंकि देखिए पिच तो ये अच्छी थी बैटिंग हाँ। के लिए, बैटिंग के लिए थी। लेकिन मेरा पर्सनल इसमें था कि इंडिया जो ना एग्रेसिव स्टार्ट लेगा। इंडिया ने एग्रेसिव स्टार्ट नहीं लिया मुझे लगता है। हाँ, रोहित शर्मा ने थोड़ा अटैकिंग शॉट्स खेले, लेकिन शुभमन गिल थोड़ा अपनी शेल में चले गए। ऑन पेपर अगर आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, 77 ऑफ 84, बट इस मैच के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो थोड़ा स्लो खेले। क्योंकि अगर आप रोहित को देखें तो 125 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली 123 का स्ट्राइक रेट, तो 91 स्ट्राइक रेट फ्रॉम शुभमन गिल इज नॉट द मोस्ट आइडियल परफॉर्मेंस। अगर उनको इस मैच को जिताने के लिए ले जाना था, तो उनको भी रोहित शर्मा का साथ देना चाहिए था और एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट की पिच जाती इंडिया। वो थोड़ा कॉशियस हो गए। मुझे उनकी स्ट्रेटेजी समझ आ रही थी कि वो एक थोड़ा सेफ अप्रोच पे जाना चाह रहे हैं, विकेटें नहीं लूज करनी और एंड में मारेंगे। बट वही होता है ना एंड में कि बहुत रन जब रह जाते हैं, तो फिर आप एक डिजास्टर के लिए ही वेट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इंडियन टीम ने आज स्टार्ट में कहता हूँ अच्छा लिया कि क्या पहले पहली बात तो रोहित शर्मा की फिनोमिनल सेंचुरी, उन पर जो बातें चल रही थी कि उनको बाहर कर देंगे लास्ट मैच से उनका लॉर्ड्स, और उन्होंने सारे इन बातों के ऊपर लात मार दी कि आ जाओ मुझे बाहर कर सकते हो तो कर लो, ये पकड़ो सेंचुरी। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, वो मिडिल ओवर में जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को टारगेट किया, बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत तेज खेल लेते, लेकिन आपने जहां तक बात करी शुभमन गिल की, आपकी बात सही है। आप एक साइड पे 386 रन, आप 387 रन तकरीबन चेस कर रहे हो, और वहां पे आप 91 की स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर रहे हो, पावर प्ले आप खेल रहे हो, एज ओपनर आप आ रहे हो। तो इतना तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था शुभमन गिल को। एटलीस्ट हम 100 या 110 की स्ट्राइक रेट तो खेलते। और जहां तक बात रही विराट कोहली की, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप चल रही थी, टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा थ्रेटनिंग पार्टनरशिप थी वो। जिस तरीके से दोनों गेम को लेके चल रहे थे वो काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर बात वही आती है कि एंड में रन इतने ज्यादा पाइलअप हो गए थे कि जब विराट कोहली ने भी चार्ज करना स्टार्ट किया, उन्होंने भी जेकब बटलर को छक्का मारा, और बाकी जब उन्होंने भी चार्ज लेना स्टार्ट किया तो वो ये गंदी शॉट मार पाए वो सैम किरण की हम बात करूं, सैम किरण ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, बिल्कुल, मतलब बहुत इट जबरदस्त। वॉज फिनोमिनल कि जिस तरीके से वो एकदम से बिल्कुल ही
80-90 की पेस पे बॉल डालते, इतनी खतरनाक स्लो बॉल डाल देते, उसको उन्होंने एक मून बॉल का नाम किया है कि वो बॉल में मतलब एकदम से इतना स्लो हो जाना और कि बैट्समैन को भी तब से शॉक कर देते कि बॉल लगा, बॉल इतना स्लो कैसे हो गया। उसने मेरे ख्याल से इंडियन टीम को बहुत बुरा फंसाया और काफी बड़े बैट्समैन की विकेट भी इस तरह आई थी। और केएल राहुल उसके बाद तो बस विराट कोहली के आउट होने के बाद तो बस लाइन लग इंडियन गई। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल इसी लाइन लग गई, फॉर्म बिल्कुल लाइन कोलैप्स लग कर गई। रहा है। बिल्कुल लाइन लग गई। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा पिच के ऊपर। देखिए ये पिच तो बहुत जबरदस्त थी, बट अगर आप बात करें सेकेंड इनिंग्स की, तो पिच थोड़ा स्लो हो गया था और बॉल ना फंस रहा था। अगर आप रोहित शर्मा की स्पेशली बैटिंग देखें तो ऑन पेपर तो बड़े फ्लुएंट उन्होंने खेला, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जब शॉट मारना चाह रहे थे तो उनकी कुछ बॉलें फंस रही थी, कुछ कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो मुझे तो यही था कि अगर इंडिया का कोई चांस है इस मैच को जीतने का, वो यही है कि रोहित शर्मा एंड तक जाए। अगर रोहित शर्मा इस इनिंग्स के अंदर 30 बॉलें और खेल जाते तो शायद ये रिजल्ट हमें डिफरेंट नजर आता। क्योंकि देखिए, आप जो भी बात कर ले, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ मास्टर ऑफ द चेस, पर उनके पास ना वो वाली एबिलिटी नहीं है जो रोहित शर्मा के पास है। क्योंकि विराट कोहली इतनी ज्यादा एग्रेसिव हिटिंग नहीं कर पाते जितनी जितनी रोहित कर सके। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तो मुझे लग रहा था इंडिया के होप सही चले गए। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी होप्स थी ईशान किशन से, क्योंकि आपको पता है ईशान किशन पिछले 3-4 महीने से जिस तरह की फॉर्म में है, हिटिंग फॉर्म में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईशान किशन शायद इस मैच में कुछ इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि उनका ये टूर काफी डिसअपॉइंटिंग गया है। उन्होंने इतने रन नहीं किए, एक दो आई थिंक की 50 आए थे बस। तो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। श्रेयस अय्यर मतलब डक पे चले गए, आज उनकी जरूरत थी, रन की नहीं कर सके। और उसके बाद बिल्कुल जो है ना इंडिया कोलैप्स हो गई। बॉलिंग की मैं बात करूं, इस तरह आपने सैम करन की बात की, जबरदस्त बॉलिंग, बाकियों ने अच्छी बॉलिंग की। जेकब बेथल अनएक्सपेक्टेड मतलब मैन ऑफ द मैच भी होते, और जोफ्रा आर्चर अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। तो वंस अगेन मैं यही कहूंगा कि इंग्लैंड ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं हमें अब नजर आने लगा है कि इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, स्पेशली अंडर द कैप्टनसी ऑफ हैरी ब्रुक। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि हैरी ब्रूक की मैं कैप्टनसी की मैं भी तारीफ करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड टीम की व्हाइट बॉल को चेंज किया, क्योंकि 2022-23 के बाद जब जॉर्ज बटलर ने कैप्टनसी से रिजाइन किया था तो हैरी ब्रूक जो कि खुद एक यंगस्टर है, वो कोई बहुत बड़े सीनियर प्लेयर अभी नहीं है, उनको भी खेलते हुए अभी 4-5 साल ही हुए हैं। तो एक यंग प्लेयर को कैप्टनसी लेना, और अब तो मेरे ख्याल में वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने वाले इंग्लैंड टीम के। तो एक यंग कैप्टन के साथ एक यंग कैप्टन को इतने अच्छे तरीके से मैं कहता हूँ कैप्टनसी करना, उसके ऊपर बैटिंग भी करना। लेकिन हमने बहुत दफा देखा है कि जो जिन प्लेयर्स को अर्ली ऑन कैप्टनसी मिलती है उनकी बैटिंग में हमें ठीक ठाक डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये बात तो हमने बहुत ज्यादा फेस करी है। लेकिन हैरी ब्रूक ने जिस बात को बिल्कुल ही अपोजिट किया, उन्होंने एक तो बैटिंग भी फिनोमिनल तरीके से करी इन इन वनडे, इन T20 आईज ऑन द, उसके साथ साथ कैप्टनसी भी एकदम टॉप नॉच करी। वो बिल्कुल सही टाइम पे कौन सा बॉलर लेके आना है, कौन सा बैट्समैन को भेजना है, क्या करना है, वो बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छी कैप्टन साबित हो रहे हैं इंग्लैंड के लिए। और मेरे अकॉर्डिंग इस मर्तबा के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा सेमीफाइनल खेलने का। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इंग्लैंड को मुझे लगता है अच्छी सपोर्ट होगी। क्लोजिंग नोट पे मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहूंगा, हैरी ब्रूक अच्छा कर रहे हैं एज अ कैप्टन, बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि हैरी ब्रूक को टेस्ट का कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि देखिए टेस्ट की कैप्टनसी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इंग्लैंड जैसे मुल्क की। तो हैरी ब्रूक को चाहिए वो व्हाइट बॉल कैप्टनसी पर ही फोकस करें, और टेस्ट में वो किसी और को आने दें, बेशक वो कोई भी हो। तो अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे अपने शो के अंदर। अमान, जिस तरह आप सबको पता है, इस वक्त हमारे टीम, हमारे लड़के भी गए हैं इस वक्त वेस्ट इंडीज में, और अभी सीरीज स्टार्ट होने में तो आई थिंक 3 दिन है। लेकिन जो आपकी पहला टूर मैच जिसे कहते हैं प्रैक्टिस मैच, जो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेलेक्ट, तो आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज के बैकअप प्लेयर्स जो हैं, उनके डोमेस्टिक के कुछ प्लेयर हैं, कुछ इसमें 3-4 इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो उनके खिलाफ हमारे चल रहा है मान। तो बैटिंग में तो हमने बड़ा तूफानी स्टार्ट दिया, 400-450 रन बनाए, चार चार विकेटों के नुकसान में डिक्लेयर किया। और फिर बॉलिंग में हमने अच्छी बॉल, अभी मैच चल रहा है अपडेटेड, हमारे पास स्कोर इसका एग्जैक्ट नहीं है, बट सो फार ये आप कह सकते हैं। तो इस पे आपके अमान क्या थॉट्स हैं? बिल्कुल, मेरे थॉट इस मैच पे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस मैच को कम्प्लीटली गो फॉलो किया। मैंने डेली का मैच फॉलो कर रहा था मैं इस मैच को, कि कोई भी मुझसे मिस ना हो। पाकिस्तान ने बैटिंग तो बहुत अच्छी करी है। एक हमारे किंग वन एंड ओनली कप्तान बाबर आजम, जो कि मशहूर है कि प्रैक्टिस में तो इनका बल्ला कोई रुकता ही नहीं है, बल्ले फाड़ देते हैं, बॉले फाड़ देते हैं, नेट्स फाड़ देते हैं। तो उन्होंने आज वही साबित किया, 104 बॉलों पे 100 की। और अरे वो
और बाहर चले गए होके रिटायर। ऑन द अदर एंड अजान अवेश ने ओपनिंग पे आके काफी काफी अच्छी मैं कहता हूँ नॉक खेली है, उन्होंने भी 100 किया। लेकिन जो हमारे दूसरे ओपनर है मैं कहता हूँ तो सारे इमाम रेडमैन उल्लाह के नहीं, मतलब जो जो उनके टेस्ट कैप्टन मैच में तो कैप्टन भी हो। बनना चाह रहे हैं ना, जो वही वाले। हाँ बिल्कुल, हाँ वो वही बिल्कुल। वाले जिनको कहते हैं मुझे कप्तान बना दो। लाइक कप्तान तो बहुत दूसरी बात, इन इतने अच्छे मतलब बैट्समैन सारे मामूलत के आज के मैच में मेरे अकॉर्डिंग सबने 50 किए, कोई भी नहीं रहा। सिर्फ सलमान आगा 46 बना के आउट हुए, सिर्फ इमाम उल्लाह अकेले बैट्समैन थे जो 10 रन बना के आउट हो गए थे। तो और शान मसूद ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, लाइक 70 से उन्होंने बैटिंग करी, काफी तेज खेल रहे थे। और मुझे अच्छा लगा देख के उनके 10 चौके मारे उन्होंने। और टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल पाकिस्तान टीम ने बैटिंग बहुत अच्छी करी। अगर हम बॉलिंग पर आए तो बॉलिंग में मेरे मुझे काफी अच्छा लगा देख के कि मोहम्मद अब्बास को तो पता है उन्होंने अर्ली ऑन ये आके बड़ी ऊपर से इकोनॉमिकल एक आउट कर दिया। इकोनॉमिकल बॉलिंग की है अब्बास ने, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly। और मैंने जिन बॉलर की बात की थी मोहम्मद अली, जिनको मैं काफी देखे खेलने के लिए वो था बेताब, उन्होंने आज पायाफल लिया है। बिल्कुल और उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग। दो मरतबा तो उन्होंने एक ओवर में आके 2 विकेट लिए, तो 62 विकेट। तो मेरे अकॉर्डिंग और तो और उन्होंने आके आज भी जब डे स्टार्ट हुआ उन्होंने ये कल के डे पे हमने 8 विकेट कोई 212 पे ले ली थी। उसके बाद कोई 60-70 रन की बड़ी पार्टनरशिप है लगी उस पे। मोहम्मद अली जो आज बॉलिंग करने आया उन्होंने एक ही ओवर में दो आउट किए और दोनों बंदों को आउट करके बाहर बाहर कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अपना पाइपर किया कंप्लीट। और काफी अच्छी पेस पे बॉल कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग मोहम्मद अली, जो कि हमें चाहिए था कि कोई हमारा बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करे। लेकिन बस एक बात थी कि उबैद शाह से आज इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं करवाई गई। और आज जब पाकिस्तान टीम दोबारा बैटिंग करने आई तो सर इमाम रेडमैन उल्लाह फिर से एक लग के स्लिप पर आउट हो गए। और मोहम्मद मोहम्मद रिजवान भी सैडली इनका मिडिल स्टंप घोड़ा है आज बिल्कुल पहले चौक चौक के अंदर और बोल्ड हो गए थे। तो बस आज सही रहा, पाकिस्तान ने काफी डिसेंट, वैसे तो डिसेंट नहीं काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग करी है प्रैक्टिस मैच जी में। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रैक्टिस मैच होते हैं ऑब्वियसली इसमें रिजल्ट्स की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि जो टूरिंग टीम है वो अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर सके, कंडीशंस को थोड़ा यूज हो सके। तो आई थिंक उसके, एग्जैक्टली अगर आप उसके एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक पाकिस्तान टीम ने अच्छा खेला है, मतलब आपके जो सारे बैट्समैन को अच्छा मौका मिल गया है खेलने का। गुड टू सी के जो आपके फॉर्मर कैप्टन और अभी करंट कैप्टन दोनों, शान मसूद बाबर आजम, दोनों अच्छे फॉर्म में नजर आए। हमारी यही दुआ है, यही होप है कि यार ये दोनों असल मैच में रन्स करें, जहाँ पे मैटर होता है, जरूरत होती है वहां पे। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस में तो जिस तरह अमान आपने कहा, ये लोग बल्ले फाड़ देते हैं, बॉलर्स के जूते भी फाड़ देते हैं, स्टिकर वगैरह सब फाड़ देते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है वहां पे आप देखना होगा कि क्या ये कर पाएंगे, क्योंकि वो इजी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक देखें इस वक्त तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अजारी जोसेफ है उसमें, शमार जोसेफ है, किमार रोच है, ये जुमेल बोरिकन जो इस मैच में वो भी होंगे, रोस्टन चेज भी होंगे। तो अच्छा बॉलिंग अटैक है, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान टीम फंस सकती है। जेडन सील्स भी होंगे, मुझे लगता है जेडन सील्स वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस वक्त, अंडररेटेड बॉलर है दुनिया के अंदर। तो इनके खिलाफ देखना होगा कि हमारे प्लेयर्स कैसा करते हैं। इस पे इतना बात करने को है नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से इस पे थोड़ा कवरेज कर दी है। एग्जैक्टली मेरा भी ये पॉइंट है कि इतना खास तो बात करने के लिए नहीं है। मैं खाली एक पॉइंट रेस करूंगा जी। कि जब पहले हम देखते थे कोई भी पाकिस्तान टीम कब भी कोई अवे टूर खेलने जाती है तो पाकिस्तान टीम बिना किसी प्रैक्टिस मैच के टूर मैच के डायरेक्ट ऑन द फर्स्ट डे जब में खेलने जाती थी तो ऑन तो जनरली पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई देती थी। क्योंकि और हम भी कहते थे यार जब एक टीम ने उस दौरान में कोई टूर मैच नहीं खेला आप उनसे ऑन द डे फर्स्ट की अच्छी परफॉर्मेंस ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने आके एक टूर मैच भी खेला इस मरतबा वेस्ट इंडीज में और अच्छी बैटिंग भी करी। तो अब पाकिस्तान के पास कोई बहाना नहीं होगा जो फर्स्ट टेस्ट मैच हो और पाकिस्तान अच्छी बैटिंग ना करे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान टीम को फर्स्ट टेस्ट मैच में हम अच्छी बैटिंग करनी चाहिए और और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाना चाहिए जब अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम लोग इंशाल्लाह, हमारा यही इरादा है कि हम इस सीरीज पे अगले आने वाले एक दो दिन में एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज का प्रीव्यू शो भी करेंगे, जिसपे हम पूरी अपनी मतलब एनालिसिस, प्रिडिक्टेड 11 और अपनी प्रिडिक्शंस भी देंगे कि हमारे क्या थॉट्स हैं। तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो का एंड की तरफ लाएंगे। हमारा आज हमने काफी टॉपिक पे बात की,
और अच्छी कवरेज हो गई। एक भी मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि आपको पता है इस वक्त और क्रिकेट भी चल रही है दुनिया में जिसको हम इतना कवर नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज चल रही है अमान, बड़ी जबरदस्त सीरीज थी ये। और अभी भी इसका जो आई थिंक फिफ्थ वनडे है चल रहा है इस वक्त। इसका पिछला मैच अगर आपने अमान देखा हो तो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, थ्रिलर मैच था, 1 विकेट से न्यूजीलैंड जीता। लेकिन बाकी के जो मैचेस थे वो न्यूजीलैंड जीते, पहला मैच वेस्ट इंडीज जीता। आज इसका आपके लिए आखिरी मैच है, तो ये भी देखना होगा कि क्या इसमें होता है। इवन दो आई थिंक जो सीरीज है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, इस वक्त लीड कर रहा है 3-1। लेकिन अब देखते हैं आखिरी मैच का क्या नतीजा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि तो न्यूजीलैंड सीरीज वैसे तो जीत चुका है, लेकिन जो इनका फोर्थ ओडीआई मैच था, मैं कहता हूँ वो बड़ा कहता हूँ जबरदस्त। बहुत ज्यादा खतरनाक मैच हुआ था। इसमें गुरजेश मोती ने फाइव विकेट लिया था, और कह रहा हूँ मतलब बिल्कुल मिचेल सैटनर ने कैप्टन नॉक खेल के न्यूजीलैंड को मैच जिताया था और सीरीज अपना नाम की थी। आई गेस अभी भी मैच चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, और देखते हैं आई गेस कौन जीतता है वो मैच है। वो तो नॉर्मल सा मैच, अभी जी मैच बिल्कुल, चल आप रहा है सही और कह रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम और भी बैटिंग कर रही है। जी, और भी क्रिकेट हो रही है काफी, आपको जितना पता है अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो विटालिटी ब्लास्ट है उसका भी पूरा मतलब फाइनल्स है जिसे कहते हैं। कि बड़ा रेयर ये चीज है कि एक ही दिन में दोनों सेमीफाइनल होते हैं और फिर रात में फाइनल होता है। तो ये भी बड़ा अच्छा हुआ है। हमने जिस तरह देखा कि जो आई थिंक नॉर्थहैम्पटन शायर जो है उसने चैंपियनशिप जीती। नॉटिंघम शायर जो मोहम्मद आमिर की टीम थी वो सेमीफाइनल में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गई। लेकिन एंड में फाइनल हुआ तो वो भी टूर्नामेंट हुआ। आज से जो 100 जो इंग्लैंड का फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वो भी स्टार्ट हुआ है। इस पे अमान मैं शो एंड करने से पहले थोड़ी बात करना चाहूंगा। आज हमारे जो कहते हैं ना प्रीमियर स्पिनर है अबरार अहमद, उनका आज डेब्यू हुआ है सनराइजर्स लीड्स के अंदर, जो आप सबको पता है आईपीएल ओल्ड फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद हम लोग देख रहे हैं हो कि गया। हो गया, स्टार्ट हो गया बिल्कुल। और सनराइज है जो लीड्स की टीम है वो 143 पे ऑल आउट हो गई। और अभी रन चेस चल रही है एम आई लंदन। जो सबको पता है ये जो टूर्नामेंट है ये पिछले साल से जितने भी सीजन थे वो सारे ईसीबी ओन्ड या इंग्लिश ओन्ड फ्रेंचाइजेस थे, लेकिन इसमें इस दफा आई थिंक 3 टीमें शायद आई हैं जो आईपीएल ओन्ड है। तो ये देखना होगा कि कैसा सीजन होता है। प्लेयर्स तो आप सबको पता है वही प्लेयर्स हैं। लेकिन अबरार अहमद की अगर मैं बात करूं मान, तो इसमें अबरार अहमद का बड़ा डिसअपॉइंटिंग डेब्यू हुआ है। इन्होंने सो फार अपने डेब्यू पे सिर्फ 10 बॉलें कराई हैं और 10 बॉलों में 30 रन खा गए हैं। तो इनका बड़ा एक कहते हैं हॉरिफिक स्टार्ट हुआ है इनके करियर का यहाँ पे। एग्जैक्टली, मुझे तो आई गेस अच्छा हुआ बता दिया आपने, मैं भूल गया था कि आज भी 100 स्टार्ट हो रही है। और जिस तरीके से आपने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ, मतलब अबरार अहमद से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने मतलब अच्छे बॉलर होने के बावजूद उनको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गए आज वो। 10 बॉलों पे 30 रन पड़ना, तकरीबन तीन की मतलब कोई 18 की इकोनॉमी से उन्होंने आज गेम एंड किया है। तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अबरार से हम ये करते हैं कि वो एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास बॉलर है। तो उनको अगर ऐसे मैचेस में वो स्टेप अप नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, जहाँ पे लाइक राशिद खान ने काफी डिसेंट बॉलिंग करी, नेशन साउथर्न ने काफी डिसेंट बॉलिंग करी, कि वो बॉलर जो कि इंग्लैंड के और मतलब बहुत ही नॉर्मल बॉलर है, और उनके सामने अगर अबरार अहमद जैसा बॉलर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, ये काफी ज्यादा मतलब खराब बात है। और पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन है कि अबरार इकलौते पाकिस्तान प्लेयर है इस वक्त, क्योंकि 100 में खेल ले, अगर उस्मान नहीं तारिक नहीं, को आई फिलहाल थिंक उस्मान हटा दे तारिक, जी तो जी उस्मान तारिक भी है करंट। इसमें जी। और आई थिंक मोहम्मद आमिर भी होंगे इसके अंदर जो ट्रेंट रॉकेट से खेलेंगे, एज अ लोकल प्लेयर खेलेंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में बात करें, क्योंकि मेरा पर्सनली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है ये जो होता है। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि इस टूर्नामेंट की एक अलग पहचान थी। अगर आप देखें पिछले साल और जितने भी पहले सीजन से, ओवर इनविंसिबल एक टीम थी, नॉर्दर्न सुपर जायंट्स थी, तो वो सब चली गई हैं। और अब आईपीएल वाले, सॉरी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स थी, अब वो सब रिप्लेस हो गई हैं और आईपीएल वाले आ गए हैं। इसमें आई थिंक मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को रिप्लेस किया है मैनचेस्टर सुपर जायंट्स जो लखनऊ की ओनरशिप है। और लीड्स को सनराइजर्स वालों ने ले लिया, और जो ओवल की टीम है उसको आपके मुंबई इंडियंस वालों ने ले लिया है। तो ये मेरे लिए पर्सनली इतनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हर लीग की अपनी पहचान होनी चाहिए मेरी नजर में। ऑडियंस की अपनी ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सनली बड़ा फैन था जो पिछले साल की ब्रांडिंग थी, जो उसका पूरा एक कहते हैं ना एक एस्थेटिक था टूर्नामेंट का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जैक्टली, वापस मैं से आपसे आईपीएल का रंग आ इस गया है बात दोबारा। से मैं, हाँ जी हाँ, कि ये तो ये मसला चल रहा है कि इंडियन फ्रेंचाइजेस ओनर्स का ये है कि अब तो दुनिया की आप दो मर्जी भी लीग खेल लो,
उस लीग में कम से कम 3-4 टीम्स तो होती है इंडियन आईपीएल ओनर्स की। तो अब इसमें सारा गेम ही अब जब कमर्शियल हो गया, अब हर कोई पैसा कमाने के ऊपर आता है, तो अब सबसे ज़्यादा पैसा ही जब इंडिया से आता है, तो सही बात है, अब प्लेयर्स अब वहाँ की बोर्ड भी अब टीम ले लेते हैं, फिर वहाँ के ओनर्स भी टीम यहीं पे लीग में टीम्स बाय करते हैं। तो एक बात कहूँगा कि आने वाले मैचों में हम एक्सपेक्ट कर रही है कि अबरार अहमद अब थोड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आज मैंने देखा उन्होंने बैटिंग से आके एक छक्का भी मारा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बॉलिंग में इतनी बुरी परफॉर्मेंस देना अबरार जैसे बॉलर के लिए, तो मैं पर्सनली उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं चाहूंगा कि वो आने वाले मैच में अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल एंड करते हुए अमान एक और बात थोड़ी सी मैं करना चाहूंगा। आप सबको पता है 100 तो स्टार्ट हो गई है। अभी 3-4 दिन पहले श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हुई है, जिसमें भी हमारे बहुत सारे लड़के गए हुए हैं अमान। हाँ, मोहम्मद प्रीमियम नवाज और बिल्कुल, हमारे प्रीमियम बिल्कुल, बॉलर जो बिल्कुल, है बिल्कुल, उनका बिल्कुल। वहां पे बड़ा यहाँ पे गेम चला है। वहां पे सबको पता है ग्राफिक्स के अंदर एक गलती कह लें या जो भी कह लें हुई है वहां से, या क्या किसी ने जानबूझ के की है या किसी की सच में गलती थी। तो मैं अमान इस पे आपके थॉट्स लेना चाहूंगा। क्या ये लेफ्ट आर्म मीडियम लिखना क्या ये जायज थी या एक मतलब जोक था ये? देखिए भाई, सच तो मैं गलती तो मैं नहीं कहूंगा, लाइक मैं तो लेफ्ट आर्म मीडियम भी नहीं बोलूंगा उनको, मैं तो उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर बोलूंगा, तो शायद उनको भागने के अंदाज से शायद गलत फहमी होगा कि ये फास्ट बॉलर है, क्योंकि अगर शाहीन साहब का इस बात पे अगर वो नाराज देख के उनको लेफ्ट आर्म मीडियम बुलाया जा रहा है, तो मतलब इससे ज्यादा बुलशिट माइंड में समझ नहीं सकता कि बंदे का क्या हो, कि आप 130 की पेस पे बॉल कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो कि आपको कोई फास्ट एक्सप्रेस बॉलर बोले या लेफ्ट आर्म वेरी फास्ट बोले या क्या बोले, ये मतलब आप 130 की पेस पे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आपको क्या कहा जाए। ऑन द अगर बॉलिंग की बात करें, तो आप उस पर भी तीन तीन ओवर्स के अंदर 41 की 41 रन दे रहे हो, आपसे कप्तान आपसे पूरा कोटा नहीं करा रहा पूरा, कि आप इतनी बेकार बॉलिंग कर रहे हो, आपको पहले मैच के बाद ड्रॉप कर देगी आपकी इतनी बेकार बॉलिंग के ऊपर। तो इस सब के ऊपर तो मैं कहता हूँ शाहीन साहब का अब बदकिस्मती है पाकिस्तान टीम की, ये कि वही प्लेयर जिसको हम इतना ज्यादा कोसते हैं कि घटिया तरीन फारिग बॉलर है, लीग में बॉलिंग हो नहीं रही है, बेगैरती मतलब बेशर्मी की हद हो गई है, और वही बंदा हमारा ओडीआई का भी कैप्टन है। और जी अगर थोड़ी बिल्कुल। बहुत हम बात नवाज पे मोहम्मद नवाज से बात करें, तो उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो चर्च प्लेयर है, मतलब उनको तो मतलब क्या ही बोले, उनके क्या क्या खून से निकल रहा है उनके। तो बस ये बोलूंगा, मतलब हमारे प्लेयर को चाहिए कि अब जी बहुत बिल्कुल टाइम हो गया, कहीं ना और भी कहीं आई थिंक इम्प्रूवमेंट प्लेयर्स गए लेकर हुए हैं। आए आई यार। थिंक साहिबजादा फरहान भी गए हुए हैं बहुत। तो हम लोग आने वाले दो में इंशाल्लाह हमारे जो स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स जो गए हुए हैं इस वक्त लीग्स में, अभी सीपीएल में भी आपने देखा होगा कि साइम अयूब वगैरह, उमार सदाकत की भी हाँ, साइनिंग्स हुई समय हैं। का। तो इसमें भी इंशाल्लाह एग्जैक्टली। आने वाले दिनों में हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट होगी पाकिस्तान की, और फिर बाकी जो वाइट बॉल प्लेयर है वो आपको लीगों में नजर आएंगे। तो हम लोग इस पे अपनी कवरेज देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है हमारा, हमने बहुत डिटेल डिस्कशंस किए हैं आज। तो मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।